गठबंधन करूंगा, खुलकर करूंगा, बताऊंगा। इतनी तो जल्दी ग्रहों की चाल नहीं बदलती जितनी जल्दी मुख्यमंत्री जी अपना गठबंधन बदलते हैं। कॉफी पीजिए। थैंक यू भाई। बिहार में तो लोग जहरीली शराब पीकर जो है सो ऊपर जा रहे हैं। जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। मेरे प्रदेश के बारे में कहा जाता है आइए बिहार में गोली मार देंगे कपार में, बट इतना अखंडित भारत हुआ कब है कि आप उसको जोड़ दें। चिराग जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू भाई। ये बात किसी लड़की को कहनी चाहिए थी, उसने नहीं कही। ये मेरी नजर आपकी शॉल से नहीं हट रही है। जब आप जाइएगा तो प्लीज बता दीजिएगा कहाँ से लिए, मैं जरूर लूंगा। थैंक यू भाई। जब मुंबई कॉलिंग हो रहा था, कॉलेज का ही वो ऐसा समय होता है जब यार दोस्त आपको चढ़ाते हैं कि अरे अच्छा दिखते हो, जाओ जाओ ट्राई करो। तो ऐसे कुछ थे दोस्त जिन्होंने खूब चढ़ाया। किसी बाहर वाले से तो बाद में कंपेयर किया जाता है, मुझे मेरे ही पिता से कंपेयर किया जाता है और मुझे अपने ही पिता के सामने छोटा दिखाया जाता है। एक पंजाबी घर से बोलेगा कि मैं पंजाबी हूँ, महाराष्ट्र से आने वाला घर से बोलता है मैं मराठी हूँ, बंगाली बोलते हैं कि मैं बंगाली हूँ, और बिहारी अपनी पहचान छुपा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। नमस्कार। एक ऐसे शख्स जो इस बात का अनुमान लगा लेते थे कि राजनीति में क्या होने वाला है, वो जहां भी रहे सत्ता में रहे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कमी हमेशा राजनीति में खलती रही। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की। तो रामविलास पासवान के चिराग, बिहार के चिराग, युवाओं के चिराग, लोजपा के चिराग और कई लड़कियों के चहेते चिराग पासवान आज हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, हमेशा आप गोलमोल घुमा देते हैं जब हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप एनडीए के चिराग हैं कि नहीं। तो आज तो बढ़िया मंच है, एबीपी लाइव का मंच है, बोल दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि हाँ एनडीए के साथ आने वाले हैं। एक बात तो मैं बहुत क्लियर हूँ तमाम बातों में से कि मैं चिराग सिर्फ रामविलास पासवान जी का हूँ। उन्हीं का चिराग हूँ, उन्हीं की उम्मीदों, उन्हीं के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा हूँ। बिहार की उम्मीदों का चिराग बनता हूं कि नहीं, ये बिहार की जनता को निर्धारित करना। पर किसी गठबंधन के लिए चिराग बन के जाऊंगा कि नहीं, ये फैसला अभी समय है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जब भी गठबंधन करूंगा, खुलकर करूंगा, बताऊंगा कि किसके साथ अलायंस है। पर आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि मेरी प्राथमिकता गठबंधन है। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अपने जनाधार, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना। भाई, एक बहुत कठिन दौर से गुजर कर आया हूं मैं। आज से 2 साल पहले मेरी वो क्या बोलते हैं पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। आज से 2 साल पहले अगर आप देखें तो तमाम राजनीतिक पंडितों द्वारा ये कह दिया गया था कि चिराग पासवान समाप्त है। और जिस तरीके से घटना चक्र घटा भी था, गलत वो भी नहीं थे। मेरे परिवार में जिस तरीके से टूट हुई, मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई, पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर लिया गया, मुझे पूरी तरीके से अलग छोड़ दिया गया। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर तो वो 2 साल मेरे लिए जितने कठिन रहे हैं, ऐसे में मेरी प्राथमिकता अपने जनाधार को, अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना और ये 2 साल निरंतरता में जनता के बीच रह के यही करने का मैंने कार्य किया, प्रयास किया। गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा, ये चुनाव के करीब तय किया जाएगा। तो आप तो लगातार भाजपा की मदद करते रहते हैं। कुर्नी में, गोपालगंज में आपने चुनाव प्रचार किया। उपचुनाव में ये फैसला जरूर लिया गया कि तीनों उपचुनाव में, मोकामा, कुर्नी, गोपालगंज, तीनों उपचुनाव में पार्टी के द्वारा ये फैसला लिया गया कि हम लोग एनडीए के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करेगी। कारण है, इक्वेशन समझने में थोड़ी और आसानी होगी, क्योंकि इस बात को मैं बहुत स्पष्टता से कह सकता हूं कि जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, उस गठबंधन के साथ किसी भी तरीके का समझौता मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत कोई इश्यूज नहीं है, बट मैं मानता हूं कि बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी नीतियों की रही है। उनके पास आज की भी तारीख में एक विकसित बिहार बनाने का कोई रोड मैप नहीं है। तो इसीलिए जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री जी रहेंगे उसके साथ कोई समझौता संभव नहीं है। पर मुख्यमंत्री जी कितने समय तक एक गठबंधन में रहेंगे, इतनी तो जल्दी ग्रहों की चाल नहीं बदलती जितनी जल्दी मुख्यमंत्री जी अपना गठबंधन बदलते हैं। तो कितने समय तक किस गठबंधन में रहेंगे, चुनाव आते आते तक वो वहां पे रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी अभी। आपने ये बात मुझसे बहुत पहले कह दिया था कि देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो आप गठबंधन में लड़ेंगे जी। भाजपा के काफी आसपास करीब रहते हैं आप, तो आप जाना चाहते हैं या फिर वो बुलाना नहीं चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कहीं कि एनडीए ने कहा कि नहीं अभी नहीं बुलाएंगे? भाई, ये चर्चा ही नहीं है ना, मेरी तरफ से तो एटलीस्ट ये चर्चा का विषय है ही नहीं। मेरी चर्चा उनसे जरूर हुई थी उपचुनावों को लेकर, और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के मैं लगातार संपर्क में मैं रहा हूं, आज की भी तारीख में मैं हूं।
और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं चल रही है, पर गठबंधन एक बहुत बड़ा डिसीजन है। उसको लेने से पहले बहुत से पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको क्लैरिटी की जरूरत है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिसका टिक होना जरूरी है बिफोर यू टेक दैट फाइनल कॉल ऑफ अलायंस। तो वो अभी चर्चा पूरी तरीके से कंप्लीट हुई नहीं है। और अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, मैं बहुत ज्यादा रश में भी नहीं हूँ कि भाई आज ही सब फाइनल कर लेना है। भगवान राम पे अभी भी आपकी आस्था जो है टिकी हुई है। आप हनुमान खुद तो कहते हैं, तो भगवान राम का मतलब आप समझ ही गए होंगे। मैं बिल्कुल आपका मतलब मैं समझ गया। देखिए, ये जिस परिपेक्ष का आप जिक्र कर रहे हैं, बहरहाल ये मेरे लिए एक बहुत व्यक्तिगत विषय है। मैं बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं करता इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में करने की। बट हाँ, व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि वो मेरे साथ उस वक्त खड़े थे, और मैं क्लियर कर दूं ऑडियंस के लिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर रहा हूँ, आप भी उन्हीं का ही जिक्र कर रहे हैं। वो मेरे साथ एक ऐसे समय पर खड़े थे जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। ये भी तो कह सकते हैं सर कि दुख की घड़ी में साथ थे, लेकिन जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया उनके साथ भी तो है वो। भाई वो ठीक है, उन्होंने कोई मेरे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कोई मेरे साथ कोई एग्रीमेंट थोड़ी किया है कि मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ। बट हाँ, जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, और आज भी मैं इस बात को मानता हूं दैट एट अ पर्सनल लेवल अगर मुझे कभी उनकी जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने मेरा साथ दिया है, साथ देंगे। बट पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को अलग समझना भी जरूरी है। हर दायरों को आप एक दूसरे से इंटर रिलेट कर देंगे तो वो ठीक नहीं है। सर कॉफी पीजिए ना। थैंक यू भाई। बिहार में तो लोग जहरीली शराब पीकर जो है सो ऊपर जा रहे हैं। सही बात है, ये विडंबना है हमारे प्रदेश की। जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब, दुखद है भाई ये। आप एक ऐसी परिस्थिति समझे जहाँ पे एक ऐसा कानून हमारे मुख्यमंत्री जी लाते हैं और उस कानून की धज्जियाँ अपनी ही नाक के नीचे उड़ती हुई वो देखते हैं और उस पर खामोश रहते हैं। पर आज जब वो सदन में खड़े होकर इस बात का जिक्र करते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, भाई ठीक है, ये एक आपकी सोच है कि जो पिएगा वो मरेगा, बट द नैरेटिव इज नॉट दैट कि जो पी रहा उसके साथ क्या होगा, जो पिला रहा उसका क्या। जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। यही हो रहा है बिहार में आज की तारीख में। किसको नहीं पता कि बिहार में अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। परिणाम स्वरूप जहरीली शराब भी वहां पे बनाई जा रही है, जिसको पीकर सैकड़ों की संख्या में, और ये जो आंकड़े दिखाते हैं इतने मैनिपुलेटेड फिगर्स हैं, ये 50 लोग मर गए, 52 लोग मर गए। भाई मैं खुद गया हूं और मैं ताज़ा घटना चक्र भी मैं बताऊं, मसरक का जहाँ का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, अभी छपरा में हाल में जहाँ पे घटना घटी, मैं खुद वहां पे गया हूँ। लगभग 200 से ज्यादा लोग, और मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कहता हूँ, सरकार खारिज करना चाहे तो करे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 200 से ज्यादा लोग इसमें मरे हैं। पर जो उनके परिवार के लोग हैं उनके साथ आप सहानुभूति भी नहीं रखते हैं। बोलते हैं कि भैया मुआवजा नहीं मिलेगा, हमारी कोई हमदर्दी नहीं। क्यों हमदर्दी नहीं भाई? 20 दिन की बच्ची थी, आपके कैमरा नहीं दिखाया था वो, मेरी गोद में 20 दिन की वो बच्ची थी। कैसे आपकी हमदर्दी उस 20 दिन की बच्ची के साथ नहीं है जिसने अपना पिता खोया? उसका क्या कसूर है? या उस 80-85 साल की उस बुजुर्ग महिला का क्या कसूर है भाई जिसने अपना बेटा खोया? खाने कमाने वाला व्यक्ति घर से गया। भाई बिहार के ही लोग हैं, कोई दूसरे प्रदेश के तो लोग नहीं है ना। इतना निर्दयी एक मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं, ये मेरी समझ के परे है। आपने भी कहा कि पीने वालों की तो ठीक है वो मर गए, लेकिन पिलाने वालों का क्या? तो इसके उपाय क्या है? भाई सबसे पहले आपको टारगेट करना होगा उन गिरोह को, इस पूरे नेक्सस को आपको डिकोड करने की जरूरत है। भाई कौन लोग हैं, और आपके खुद के प्रशासन के लोग इसमें लिप्त हैं। भाई जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका निभा रहे हैं वहां पे, और इसीलिए मैंने सदन में भी उस दिन खड़े होकर मैंने मांग की थी कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू और सीबीआई इसकी जांच करे, क्योंकि जिनकी जांच होनी है वही लोग जांच भी करेंगे। तो कैसे वो जांच सही निकलेगी? और अभी तक अगर सही में जांच हो गई होती, अगर दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो गई होती, या ऐसे तस्करों के ऊपर या ऐसे गिरोह के ऊपर, आज भी भाई आप बिहार में जेलों में जाकर देख लीजिए, सलाखों के पीछे सिर्फ गरीब वंचित शोषित वर्ग के ही लोग हैं, आम बिहारी हैं जेल के पीछे। कोई आपको बड़ा गिरोह, कोई आपको बड़ा तस्कर उसके पीछे नहीं दिखेगा। पता नहीं आप दिल्ली मेट्रो में जाते कि नहीं, जब मैं जाता हूं तो आजकल एक पोस्टर दिखता है मुझे बिहार पर्यटन का, क्या ये बिहार में स्वागत है। फिर मैं देखता हूँ बिहार में नरसंहार, फिर से मर्डर, तो मुझे लगता है कि वही चल रहा है कहानी की मत आइए बिहार में वरना गोली मार देंगे कपार में। तो ये मैंने भी ये मीम देखा था, काफी चल रहा है। अब ये देखिए भाई, ये मेरे प्रदेश की तस्वीर इन्होंने बना दी है। आज की तारीख में प्रदेश को बदनाम करने में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का योगदान नहीं है तो किसका योगदान है? एक बिहारी होने के नाते अगर मैं एक ऐसा मीम देखता हूं तो क्या मुझे खुशी होती है? नहीं ना भाई, दुख होता है कि मेरे प्रदेश के बारे में कहा जाता है आइए बिहार में गोली मार देंगे कपार में। ये ठीक है, कोई देख रहा है, हंस रहा है,
तंज है, लोग मज़े भी ले रहे हैं।